नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया है वो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर हम इतनी देर से बोल रहे थे, मोदी जी कदों एक्शन लोगे, वो एक्शन ले लिया गया है। जितने रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको पकड़कर या तो जेल में डाला जाएगा या धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और ये जो यहाँ पर रह रहे थे उसका रीज़न क्या था कि जो हमारे लॉज थे वो वीक थे। 1920 1940 वहां के जो लॉस थे अभी तक वो चल रहे थे। कांग्रेस ने जानबूझकर उन्हें चेंज नहीं किया, बस उसमें थोड़ा सा ट्विक कर दिया कि अगर तो वहां से मुसलमान आएगा तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हिंदू आएगा तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। यानी कि हिंदू हिंदुस्तान में आएगा तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये कॉकरोच आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉकरोच वर्ड आप ही का दिया हुआ है, ये मेरा वर्ड नहीं है। अब ये जो लूप होल्स है पूरे सिस्टम में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले, ये सारे खत्म। एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना दिया गया है। इस लॉ के ऊपर बात करते हैं। और ब्लैक थंडर नाम का कोई बिलिंग क्या है, वो भी एक ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये 2-3 ऑपरेशन है, सारे इंटर रिलेटेड हैं कि ये जो हॉरिफाइंग स्टोरी है हमारे देश की, इस देश को टेक ओवर करने की, उसके ऊपर अब काज करनी शुरू हो गई है। ये अगर आज नहीं किया तो एक देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जो सिंगापुर का प्रधानमंत्री आया उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि उससे भी हमने पूछा है कि तुम वहां पर जो रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो। मैंने बड़ा डिटेल में इसका वीडियो बनाया था। अब तो मजे की बात सुनिए, पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ बात करी है कि हम किडनियां कैसे निकालते हैं, तुम कैसे निकालते हो भाई। क्योंकि पुतिन तो एक निकालते हैं, शी जिनपिंग बोलते हैं मैं तो दोनों निकाल लेता हूं। उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है, वो भी मैंने अभी अभी लगाई थी कि किस तरह से इन्होंने फॉर्मूला निकाल लिया कि ये पागलपन रेडिकलाइजेशन का जो एक ही गंदी किताब से आता है उनका इलाज क्या है। अब मोदी जी ने भी बोल दिया मैं भी यही करूंगा। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, इंप्लीमेंट कितना हो सकता है, और हमारे ये बिके हुए जजेस क्या अब इसको रोकेंगे इस नई पॉलिसी को या इसको चलने देंगे, और राहुल गांधी का क्या होगा वो भी बात करते हैं। मंजू जी जय सिया राम। जय सिया राम। ये रेवोल्यूशन है, डेवोल्यूशन है, ये क्या है जो आपके नया इमिग्रेशन फॉरेन पॉलिसी का एक्ट निकाल दिया। 1920 का 105 साल पुराना जो लॉ था उसी को चेंज कर दिया। देखिए 1920 की खटारा गाड़ी में आज कोई नहीं चलेगा, तो उस समय के लॉज भी उन्हीं के साथ हो गए। मुझे तो ये आश्चर्य है 1920 में लॉ बनाए थे विदेशियों ने, 1947 के बाद वो लॉज रहे क्यों? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि जो भी ब्रिटिश था वो एंटी इंडियन था, तो उसको तो स्क्रैप और अबॉलिश हो जाना चाहिए था। तो पहला तो स्कैम भारतीय जनता के साथ ये हुआ कि उस समय के लॉज चले आ रहे हैं। सेकेंडली मंजू जी, अब मोदी मंजू जी, एक चीज बता दूं आपको, मोहम्मद नेहरू ने कोई भी चीज चेंज नहीं होने दी, क्योंकि उसको बिठाया ही इसलिए गया था हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, मोहम्मद नेहरू को। पहली बात। दूसरा, आपको खुशी की बात बता दूं, जो मोहम्मद नेहरू का पहला घर जिसको बोलते हैं 3 एकड़ का लुटियन गैंग के एरिया में दिल्ली में कल बिक गया। यानी कि नेहरू की आखिरी निशानी भी बिक गई। चलिए अब शुरू करते हैं। ये खुशखबरी बतानी जरूरी थी कि उसकी लेगेसी एक एक करके खत्म होती जा रही है। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना है ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं, मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला भी था कि डेमोग्राफी चेंज बहुत ज्यादा हो रही है। ऑलरेडी 9 राज्यों में, 29 में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और एक हिसाब जहां जहां कहीं भी विपक्ष की सरकार होती है, हिंदुओं के जो राइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। आप देख लीजिए, तमिलनाडु में बहाने से मंदिर, सड़क चौड़ी करनी है, मंदिर गिरा दिया, उधर से ही सड़क जाएगी जहां मंदिर है। तो हमारे जो हिंदू ना बैकफुट पे आते आते बिल्कुल कॉर्नर होता जा रहा था। तो ये जो लॉज बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं कि अब हिंदू स्वीकारें, क्योंकि ये हिंदू स्थान है। दुनिया भर से कहीं भी हिंदू, अमित शाह ने इसको कहा था पार्लियामेंट में कि दुनिया भर से कहीं हिंदू आएगा तो कहाँ जाएगा। मुसलमानों के लिए 56 देश हैं, क्रिश्चियंस के लिए देश है, बौद्धों के लिए देश है, कम्युनिस्ट के लिए देश है, पर हिंदू के लिए अगर भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, तो कौन सा देश है? तो सबसे बड़ी बात सीए की यही दलील दी थी। तो अब हिंदू का आना स्वीकार है, चूंकि आप पार्टीशन करा चुके हैं, अपने हिस्से से ज्यादा की लैंड ले चुके हैं, तो आप वहां रहें, सुखी रहें दुखी रहें, जो भी आपके साथ हो रहा है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है।
इसके ऊपर ये बहस यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब अगली बात क्या है, एक असम का केस था कि एक व्यक्ति को आ, पकड़ा गया इमिग्रेशन ऑफिस ने, और उसने उसको डिपोर्ट कर दिया गया। 3 महीने बाद चेक करने गए, वो उसी घर में वापस पाया गया। तो उसको कहते हैं रिपीट ऑफेंडर। तो एक पूरा नेटवर्क है इसका, ऐसा तो है नहीं। देखिए, आप किसी नई जगह जाते हैं ना, तो आप गर्दन उठा करके शुतुरमुर्ग की तरह देखना शुरू करते हैं, कौन सी टैक्सी लूं, कहाँ जाऊं। पर ये लोग बिल्कुल आते हैं और सर झुका करके अपने टीम लीडर के पीछे जाते हैं। तो इमिग्रेशन कराने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गैंग है, वो एक्टिव है। दूसरा, इनको खाना वाना देने का गैंग है। तीसरा, इनके डॉक्यूमेंट बनाने वाला गैंग है। चौथा, इनको जगह जगह बसाने वाला गैंग है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। हिंट क्या मैं दे रही हूँ, आप किसी भी चौराहे पे जाइएगा तो आप देखिएगा भिखारी हर 4-6 महीने में बदल जाते हैं। तो आपने इतनी तो भीख नहीं दे दी होती है कि वो बिल्कुल अमीर बन जाए। दूसरी चीज, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई लोकल बंदा होगा तो वो आपसे मुंह खोल के बात करेगा कि इतने पैसे दे दीजिए, उसका डायलेक्ट, उसका एसेंट आप पता कर सकते हैं। पर चूंकि ये विदेशी होते हैं या फिर दूसरे एरिया के होते हैं, ये इशारे से भीख मांगते हैं। तो जिसने मुंह नहीं खोला है, आप समझ जाइए वो आपके क्षेत्र का नहीं है, पहली चीज। और ये एक अलग से जांच का विषय, ये जो भिखारी हैं ये इसी नेटवर्क से आते हैं। और ये एक मूवी भी बनी थी, हजारों करोड़ का धंधा है भीख मांगने का। ओके। तो ये जिन लोग जब आते हैं, भिखारी के तौर पे घूमते रहते हैं, तो ये वहां की रेकी कर लेते हैं। और ये किसी और काम के लिए, जैसे दंगा कराना हो या किसी चीज के लिए, ये चीज पास ऑन होती जाती है। अब आप उस चीज को देखिए कि ये आपकी इकोनॉमी पे भी अच्छा खासा फ्री लोडर्स हैं, कंट्रीब्यूट कुछ करते नहीं, आपके क्राइम को इंक्रीज करते हैं, डेमोग्राफी चेंज करते हैं। तो ये देश के ऊपर अच्छा खासा वो बना देते हैं, एक इम्पैक्ट ले आते हैं। इनके नेटवर्क्स को तोड़ना जरूरी है। हर तरह के जो कागज प्रोवाइड करते हैं इनको, उसके लिए 2 तरह की सजाएं, एक जेल हो सकती है, दूसरा फाइनेंशियल जुर्माना हो सकता है। तो अब अगर कोई रोहिंग्या है तो वो 3 लाख का, 4 लाख का या 5 लाख का जुर्माना नहीं दे सकता। 5 साल की कैद, 5 साल का जुर्माना, या दोनों। तो अब इसमें क्या होगा कि वो जब पैसे नहीं दे पाएगा, या तो सजा बढ़ेगी, या फिर वो अपने सीनियर का, जो भी मेन ट्रैफिकर है, नाम उसका होगा। नाम पता बताएगा। फेक कागज रखोगे, इसकी भी सजा है। आप उसका पता बताइए, आपको किसने बना करके दिए। तो वो अभी तक क्या हो रहा था, एक कोई पकड़ा जाता था, वो कोर्ट जाता था और तब तक रहता था, बच्चे प्रोड्यूस करता रहता था। बाद में उसका क्या हो गया कि भाई उसकी पत्नी इंडियन है तो ही कैन स्टे इन इंडिया, उसका बच्चा नाबालिग है तो ही हैज टू स्टे इन इंडिया। अब क्या है, धीरे धीरे ये सारे क्लॉजेस को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और लोकल्स को ये बताया जा रहा है कि इस तरह के फॉरेनर्स को आप अपनी बेटियां या बेटे ना दीजिए, सो दैट वो यहाँ ना रह पाए। और आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा ना, 83,000 फॉरेन ब्राइड्स थी। तो अब ये चीज, जो ये सरहद पार के रिश्ते हैं, इनको खत्म किया जा रहा है और इस पूरे नेटवर्क को पुल आउट किया जा रहा है। ना आपको कोई पेपर, अच्छा, जो भी आपको पेपर्स बना के देता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है, उसके पॉलिटिकल जरूर कनेक्शन होते हैं, वरना बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। तो अब इस चीज को इतना फोर्टिफाई कर दिया गया है कि या तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के डेमोग्राफी चेंज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, या फिर जो उनके लीडर्स इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको जल्दी ही सजा मिलेगी। तो अब जो डेमोग्राफी चेंज है, जिसके ऊपर लाल किले से मोदी जी बोले थे, इसको रिवर्स भी किया जाएगा, कंटेन और कंट्रोल भी किया जाएगा। और रिपीट जो ऑफेंडर्स हैं उनको सजा जरूर मिलेगी, और हर बार सजा बढ़ती जाएगी। जी मंजू जी, जो ये एक्ट नया बना है, लोगों के लिए बता दूं मैं, इसके अंदर एम्पावरमेंट दे दिया गया है पुलिस ऑफिसर्स को। जो हेड कांस्टेबल है आपके थाने का, उसके पास पावर्स हैं अब कि वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है अगर वो इलीगल है। आप सोचिए,
इससे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनके ऊपर डर भी बैठेगा कि अब पुलिस को पावर दे दिया गया। रेवोल्यूशनरी काम शुरू कर दिया 1 सितंबर से, और किसी ने इसको कवर नहीं किया। रीजन भी इसका एक और बहुत बड़ा एक किला बना दिया मोदी जी ने कि जो सेंसिटिव एरियाज है ईयरमार्क कर लिए गए, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इन सब के अंदर एक स्पेशल परमिट दे दिया कि अगर कोई इलीगल आता है, भाई किडनी निकालनी पड़े निकाल लेना, पूरी छुट्टी है आपको। अब ये काम भी शुरू हो गया। ऊपर से सीबीआई उसको भी एक स्वीपिंग पावर्स दे दी गई हैं कि हर होटल, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल, उसके अंदर अगर कोई फॉरेन गेस्ट आता है तो उसकी रिपोर्ट सीबीआई को जानी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एयरलाइंस को बोल दिया कि कोई फॉरेनर आता है तो एडवांस में हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। यानी कि बॉर्डर से लेकर आसमान तक, उधर से लेकर सीबीआई तक, इवन की कांस्टेबल तक, टोटल सर्वेलेंस का प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया है। अब मोदी जी को समझ आ गया, जो बार बार मैं 1 साल से बोल रहा था, मोदी जी मुझे अगर आपसे कोई तकलीफ है तो 10 साल में आपने इन इलीगल कॉकरोचों के ऊपर कोई काम नहीं किया। ये सूरों की तरह यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कब करोगे? सुन लिया। अब मंजरी जी, पनिशमेंट तो आपने बता दी। आपको नहीं लगता कि जैसे ही बोला जाएगा कि जी ये रोहिंग्या वालों के ऊपर 5 लाख 10 लाख रुपए का जुर्माना है अगर ये इलीगली आते हैं और पकड़े गए, तो वहां पर तो आपको मालूम है कई वही पैसों के सामने नाचने वाले, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मुझे लगता है लोग समझ गए होंगे, वो आ जाएंगे कपिल चिब्बल जैसे कि ये कैसे हो गया, ये तो बड़े गरीब लोग हैं, क्या हमारा इतना छोटा सा दिल है कि अगर कुछ लाख करोड़ अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आ गए, क्या हम इतने बड़े देश में उनको संभाल नहीं सकते? हाँ, जब हिंदू आए थे तो उनको तकलीफ हो रही थी, जब 10-20 लाख बांग्लादेश से हिंदू आए थे, लेकिन करोड़ों मुसलमान आगे उसके लिए रोते हैं। तो आपको नहीं लगता ये वहां जाएंगे और बोलेंगे ये पॉलिसी को रिवर्स कीजिए? ये सब कोशिशें हो करके फेल हो चुकी हैं एक्चुअली, तो दोबारा करने से कोई फायदा नहीं है। अब कोर्ट में लताड़ पड़ जाती है। ओके, ये सारे कि बांग्लादेशी बच्चों को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार है, ये है वो है, और हमारी तरक्की की पहचान यही है कि हम इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को कितनी सुविधा दे सकते हैं। तो ये सारी जो है वॉच्ड ऑफ हो गई है, तो अब इसको जाने के लिए नई जगह बची है। 662 विलेजेस, वाइब्रेंट विलेजेस, ये लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं जहां पर ये काम अच्छे से चल रहा है। और एक नेशनल क्राइम ग्रिड जो बनाई है मोदी जी ने, एक ये भी लोगों को कम पता है कि एक नेशनल क्राइम ग्रिड बनाई है। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, अपराध किसी भी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी अपराध का सारी डिटेल, रेटिना, बायोमेट्रिक, एवरीथिंग एंड केस डिटेल आपको नेशनल क्राइम ग्रिड पे है। सबके फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर नेशनल क्राइम ग्रिड पे। तो जैसे ही आप इसके उसमें डालते हैं सिस्टम में, तो तमिलनाडु के किसी गांव में या नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में या गुजरात के किसी गांव में पूरी डिटेल आ जाती है उस क्राइम की, उस क्रिमिनल की, और जैसे मोडस ऑपरेंडाई होता है कुछ लोगों का, उसकी, ऑर्गेनाइज गैंग की। तब आपको पता चलता है ये यूपी का अपराधी आकर के गुजरात में अपराध करके गया। अब आप उसके नेटवर्क को खोल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसी में, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन अब क्राइम की कैटेगरी में आ गया है, तो इसमें भी अब इस चीज को ऐड कर दिया गया है, जिसके कारण अब इनकी ट्रैकिंग हो सकेगी कि कैसे ये घुसे और कहाँ कहाँ पहुंचे, तो इनका नेटवर्क कहाँ है। दूसरी चीज बहुत अच्छी की, जंगल में इन्होंने हाइड आउट्स बना रखे, तो जो नक्सलवाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो हम बात कर रहे थे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो हर जंगल में इनके जो हाइड आउट्स हैं वो नक्सलवादियों से मिलते जुलते, मिल के साथ कोऑपरेशन में क्यों है। ये अपने साथ ड्रग्स छोटी मात्रा में, हथियार छोटी मात्रा में, गन पाउडर्स, आरडीएक्स, एलईडी, ये सब लेकर के आते हैं और ये अपने हाइड आउट्स में उसको जमा करते जाते हैं। तो छोटी छोटे पार्ट्स में आएंगे। अभी अगर AK-47 है, 2 एक पार्ट में आएगी। कुछ होती हैं इस तरह की गन्स जो डिसमेंटल हो सकती हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा, और वो फिर बाद में असेंबल कर ली जाएंगी। तो इस तरीके से ये नक्सलवाद को पोषित करते रहते हैं। ड्रग्स आ गई तो उनको पैसे मिल गए, एमुनिशंस आ गया, ये सारी चीजें। तो जो फॉरेस्ट में हाइड आउट्स हैं उनको भारत सरकार खत्म करती जा रही है, और जो वहाँ के लोग हैं, लोकल जो जिनको वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उनको बताती जा रही है कि आप इन चीजों को रिपोर्ट कर दीजिए।
तो ये मूवमेंट चेक किया जा सकेगा, क्योंकि गांव वालों को पता होता है। कैसे पता होता है? भाई खाना चाहिए, बेसिक क्या है, कोई भी इंसान अगर पैदल भी चल के जा रहा है एक शहर से दूसरी शहर, तो उसको बीच में खाना चाहिए, और खाना गांव से आए। तो अब गांव वाले इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं कि आज इतने किलो चावल गया, तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि करीब कितने लोग आए होंगे। और जंगल के हाइड आउट को जैसे ही आपने कैप्चर किया, वैसे ही आपने इस पूरे रैकेट की एक नींव खोद दी, और ये काम हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में चल रहा है। अब इसके आगे एक चीज और की, कोऑपरेशन डिमांड किया उन नेबरिंग कंट्रीज से जिनसे जो है आपके यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल। अभी बिहार में हम लोगों ने एक न्यूज खबर की थी कि 3 टेररिस्ट पकड़े गए हैं, वो आए नेपाल से थे। तो आईएसआई चाहे दुबई से नेपाल गई हो या कहीं से भी नेपाल गई हो, नेपाल के बाद उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। तो ये चीज हम नेपाल, बर्मा, इन सब से करा रहे हैं। बांग्लादेश तो अब अपना ही है, पाकिस्तान से काफी हद तक अब काम होना शुरू हो जाएगा। श्रीलंका पे भी अब अपना ही है, मालदीव अब अपना ही है। तो इस तरीके से चीजें अब सिंप्लीफाई हो रही हैं कि वो जैसे भेट द्वारका जो गुजरात में है, वो पाकिस्तानियों के इन्फिल्ट्रेशन का रूप, जिसको थोड़े दिन पहले खाली कराया है। और करीब 8,000 झुग्गियां, एक झुग्गी में मिनिमम मानिए तो 4 लोग हैं, तो कम से कम 24,000 इनके से 40,000। इनके यहाँ पर 4 नहीं होते, एक झुग्गी में 20-20 होते हैं। ये 24,000 से 40,000 आप मान लीजिए लोग वहां पर पकड़े गए हैं, हटाए हैं, भगाए हैं। अब जो ये कॉस्ट रिकवरी का एक जो सिस्टम लगा दिया है, ये मेजर इनके लिए डेटरेंस होगा, क्योंकि अगर एक एक का केस लड़ने आएंगे तो कॉस्ट बहुत है, और जो जुर्माना है उसकी कॉस्ट है और उनको देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक नेचुरल डिटरेंस है कि एक बार डिपोर्ट कर दिए गए तो दोबारा भारत मत जाओ, या पहली बार भी भारत मत जाओ। तो ये एक जो रिपीट ऑफेंस है कि हमने उनको निकाला, 6 महीने बाद देखा वहीं पर बसे हुए हैं, वो खत्म हो जाएगा। और अब अगर इसमें पॉलिटिकल उसके लिंक उजागर हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज पे ये काम होने लगता है डेटरेंस का, तो आप समझिए हमने जड़ पे वार कर दिया बाजी जीत ली। और बाजी जीत ली। लेकिन इसके लिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने इसका साथ देती रहेंगी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वही आपके जैसे आपने कहा कि कांस्टेबल को हमने पावर दे दी, ठीक, आपने तो पावर दे दी, पॉलिटिकल पार्टी ने प्रेशर दे दिया कुछ नहीं करना है, तो वही कांस्टेबल बीजेपी रूल स्टेट में काम करेगा, कांग्रेस रूल स्टेट में नहीं करेगा। टीएमसी का पूरा नेटवर्क जो है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पे है, वहां काम नहीं करेगा। तो ये आपने पावर तो दी है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के आगे ये लोग काम नहीं करते। तो असली आपको जो है पॉलिटिकल विल पे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे कुठाराघात करना होगा, तभी ये होगा। और ये होने जा रहा है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन 2026 या 2027 में ये करेंगे। तब जो आबादी के हिसाब से जो एरियाज हैं वो रीडिफाइन होंगे, और जब पॉलिटिकल डिलिमिटेशन होगा तो इनकी ये जो वोट बैंक की गणित है ना, ये नए सिरे से बनानी पड़ेगी। अब आपके पास एनजीओज नहीं है। हाँ, इस रूल में एनजीओज को भी नुकसान होगा, जो एनजीओज इनको इन्फिल्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो एनजीओज नहीं है, जनता आपके साथ नहीं है, कोई आप अच्छा काम नहीं कर रहे, फॉरेन फंड, हवाला, ये सब बंद हो गया, तो इनके लिए फिर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से जो है बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, नया बिल्कुल। गेम स्टार्ट होगा। जी। तो यानी कि अभी जो मैंने बताया आपको कि फोर्ट्रेस बना दिया गया है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह पर। और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर जो पहले हिंदू रहते थे, वहाँ पे हिंदुओं को भगा दिया गया, और वहाँ पर सारे सारे बॉर्डर्स के ऊपर, इवन की जो हमारी कोस्ट लाइन है, वहाँ पर आपको सिर्फ ये जाली वाली, बंदर वाली टोपी वाले ही आपको दिखाई देते हैं, ताकि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन आसानी से कर सकें। नहीं तो पहले क्या होता था कि हमारे जो लोग थे वो इन्फॉर्म करते थे गवर्नमेंट को, ये बाहर से घुसपैठ हो रहा है। अब कोई इन्फॉर्म करता नहीं है, उसके ऊपर भी पॉलिसी बना दी गई है, प्लस पेनल्टी है, और किडनी निकालने का काम मुझे लगता है अब भारत में शुरू होगा, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ ये जो छक्के हैं, सॉरी छक्का वो मुंह निकल गया, ये पैसों के सामने नाचने वाले लोग हैं, इनकी परवाह किए बिना
और मुझे नहीं लगता कि अब मोदी जी, मुझे लगता, मैं बार बार बोला है कि मोदी जी जिस दिन आप एक जज का किडनी निकाल लेंगे बाकी सारे सीधे हो जाएंगे। जाकर आप पढ़ लेना, जो जज थे खड़क सिंह, वो जिस वकील ने किसी खून करने वाले का वकालत भी करी है उसको भी फांसी दे दी थी उन्होंने। उसके बाद कोई भी केस, गलत केस लेकर कोर्ट में जाता ही नहीं था। तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, हिस्ट्री में हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं। खड़क सिंह ने एक रास्ता दिखाया हमें कि अगर किसी वकील ने किसी रेपिस्ट का, किसी खूनी का केस लड़ा, उसे फांसी दे दी जाएगी अगर उसने गलत दलील दी। तो ये काम मुझे लगता है जिस दिन मोदी जी कर लेंगे उस दिन सैल्यूट होगा, वे वो कहेंगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो, वरना योगी जी को हम याद करते रहेंगे। मंजरी जी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर तो होंगी, परिवर्तन धीरे से आता है। नीजर रिएक्शन अगर परिवर्तन में हो गया ना तो जनता साथ नहीं देती है, इसलिए मोदी वे इज राइट वे। वो समय के साथ काम करते हैं। एक दिन आप मानेंगे पॉलिटिक्स में नीतियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइमिंग होती है। जी आई अंडरस्टैंड दैट। तभी पुतिन की जो शी जिनपिंग को नसीहत दी गई थी कि भैया मैं एक किडनी निकालता हूँ, वो कहता मैं 2 निकालता हूँ, मुझे दोनों पॉलिसीज ठीक लगी। टाइमिंग परफेक्ट है, उन्होंने बता दिया आपको करना क्या है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।